हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है बुद्धि, इंटेलिजेंस। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बुद्धि। आइए इंटेलिजेंस क्या होता है उसको समझते हैं। बुद्धि प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता है। क्या है कि यह जो है ना एबिलिटी टू परसेइंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। तो आइए आगे की ओर देखते हैं क्या है। यहाँ दिया है कि अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया। बुद्धि को एक अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध कराने की योग्यता और अच्छा तर्क करने की योग्यता के रूप में परिभाषित है। वेल्सर का क्या कहना है बुद्धि के बारे में? बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वविवेक चिंतन करने, स्वदेश व्यवहार करने, अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। मतलब अच्छा व्यवहार करने। यहाँ पर बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वविवेक चिंतन करने और उसके साथ ही अच्छा व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। यहाँ पर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इंटेलिजेंस टेस्ट। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले 1905 ईस्वी में इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताया। इसके बाद मेंटल एज के बारे में अल्फ्रेड बिने ने बताया। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू का जो दिया विलियम एस्टर ने दिया। फिर फार्मूला रिवाइज टर्मन ने किया, मतलब फार्मूला को बदला। यदि हम देखें तो आईक्यू का जो फार्मूला होता है यह मेंटल एज गुना 100 बाय क्रॉनिकल एज। मेंटल एज मतलब होता है उसकी मानसिक आयु, यहाँ पर मानसिक आयु गुना 100 बट्टा वास्तविक आयु। तो यह क्या होता है? एक आईक्यू का फार्मूला होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर दिया हो गया है, इस चार्ट पर आप लोग गौर फरमाइएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर दिया गया है यदि जो एवरेज होता है, जो यहाँ पर एवरेज होता है बुद्धि में, वह कितना आता है? 90 से 109 के बीच में। और इससे जिसका भी बुद्धि निकलता है आगे, मतलब आईक्यू रेंज जिसका भी 110 से 119 के बीच में होता है, तो वह हाई एवरेज हो गया। और 120 से 130 हो गया तो वह सुपीरियर हो गया। एवोव 130 हो गया तो वह वेरी सुपीरियर हो गया। और 80 से 89 के बीच यदि, और जिसका जो आईक्यू रेंज होता है 70 से 79 के बीच में, वह क्या होता है? ब्रॉड लाइन होता है। और बिलो होता है 70 से जिसका आईक्यू रेंज होता है वो बिलो होता है। यदि परसेंटेज की बात बोले तो लगभग एवरेज में हमको 50% आदमी ऐसे देखने को मिलता है। और लगभग 60% आदमी एवरेज से ऊपर वाले बुद्धि मिलते हैं। और सुपीरियर जो है ना 6.7 वाले आदमी मिलते हैं। और वेरी सुपीरियर 2.2 वाले ही मिलते हैं। लो एवरेज हमको 60.1 मिलते हैं। और ब्रॉड लाइन देखते हैं 6.7। और वेरी लो जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं वह 2.2। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम। यहाँ पर है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि जो होता है इडियट, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इडियट बोलते हैं। और यहाँ पर जड़ बुद्धि जो होता है जिसका आईक्यू रेंज होता है 0 to 25। मूड होता है इम्वेरिएबल 25 से 50 के बीच में। मोरन जो मूर्ख होता है वह 50 से 70 के बीच में आईक्यू रेंज होता है। और जो मंद बुद्धि होता है उसका रेंज कितना होता है? 70 से 80 के बीच में। बिलो एवरेज होता है और 80 से 90 के बीच में। और एवरेज देखें तो 90 से 110 के बीच में। एवब एवरेज औसत जो है 110 से 120 के बीच में रहता है। और जो सुपीरियर होता है 120 से 130 के बीच में। यदि किसी का आईक्यू रेंज आया तो वह क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। सुपीरियर के बारे में बात करें, अति श्रेष्ठ के बारे में, तो उसका बुद्धि जो रेंज होता है 130 से और 140 के बीच में होता है।
और जो प्रतिभाशाली होता है उसका जो बुद्धि रेंज होता है वह 140 प्लस होता है। क्या होता है? 140 प्लस। तो यहाँ पर यदि हम देखें एक केसेस को ध्यान में रखते हैं, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो केसेस में क्या होता है कि मेंटल एज बराबर क्रोनिकल एज यदि हुआ तो मेरा आईक्यू कितना हुआ? 100। तो 100 को हम एवरेज माने। क्या माने? एवरेज माने। तो ये 100 से जो ऊपर होगा उसका क्या होगा? बुद्धि लब्धि, मतलब वह क्या होगा? उसका आईक्यू रेंज क्या होगा? अधिक होगा। वह अत्यधिक यह हो जाएगा, आईक्यू क्या हो जाएगा? यदि 100 से ऊपर रहा तो क्या हो जाएगा? वह उसका एवोव रहेगा तो क्या हो जाएगा? आईक्यू रेंज क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और यदि एवरेज से यदि आईक्यू 100 से कम रहा तो क्या हो जाएगा? बिलो एवरेज हो जाएगा, बिलो एवरेज। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि हम मेंटल एज और क्रोनिकल एज को यदि बराबर माने तो मेरा आईक्यू कितना निकल जाएगा? वो निकल जाएगा, मान लीजिए आप, क्या होता है आईक्यू का? क्या फार्मूला होता है? MA गुना 100/CA। तो CA होता है। तो यदि हम मेरा क्या है? मेंटल एज और क्रोनिकल एज बराबर है, तो मान लीजिए 1 गुना 1/1, हाँ तो क्या होगा? 1 कटा तो कितना हो जाएगा? तो एवरेज मेरा कितना हो गया? आईक्यू 100। और 100 के बारे में तो आइए आगे की ओर देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक ग्राफ है, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर बुद्धि जो है ना, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया है। इंटेलिजेंस द इंट्रैक्शन ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि समरूप दो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन, और दोनों में कितना संबंध है? 0.90। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए और यह जुड़वा बच्चे हैं, तो उनमें देखते हैं संबंध कितना है? 0.72। 7 पाले गए जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें संबंध देखते हैं 0.60 है। 7 पाले गए भाई बहन में 0.50। तो यह देखते हैं उसका बुद्धि में कितना संबंध है। इनको हम कैलकुलेट करते हैं एक समरूप जुड़वा बच्चे को लेकर, अलग अलग पर्यावरण में पाले गए जुड़वा बच्चे को लेकर, 7 पाले गए भ्रांत बच्चे को लेकर, 7 पाले गए भाई बहन को लेकर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया बुद्धि के सिद्धांत, इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर देखें कि मनोमीतक उपागम, साइकोमेट्रिक अप्रोच, बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समूच माना जाता है। इंटेलिजेंस द कंसिडर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा दिया है सूचना प्रक्रमण उपागम, बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो सबसे पहले बुद्धि का जो यूनिफैक्टर थ्योरी था इंटेलिजेंस का, कौन ने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया। तो उन्होंने बताया कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के बारे में बताया। इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि के परीक्षण की जन्मदाता भी अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है, और इन्होंने मानसिक आयु को भी बताया। सिंगल फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया। बुद्धिमान बालक गणित, विज्ञान और इतिहास, भाषा सभी में अच्छा होगा। जो बुद्धिमान बालक होगा वह गणित में भी अच्छा होगा, विज्ञान में भी अच्छा होगा, इतिहास में भी अच्छा होगा, भाषा सभी विषयों में क्या होगा? वह अच्छा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 2 फैक्टर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि पर आधारित बताया। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में इन्होंने अंतर भी बताया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ दिया गया है जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में हम जानेंगे। जो जी फैक्टर होता है वह क्या होता है? यूनिवर्सल एबिलिटी होता है, और जो एस फैक्टर होता है स्पेसिफिक एबिलिटी होता है। जी फैक्टर मतलब जनरल, मतलब जो हमको मिलता है, मतलब जब जन्म लिए तो वह कुछ हमारे अंदर बुद्धि था, उससे क्या हुआ, उसको जी फैक्टर बोलते हैं, जो समानता सब में होता है। एस फैक्टर मतलब इसके बाद इसको हमने हासिल किया, यह क्या होता है? एक जन्मजात होता है जी फैक्टर, और
जो एस फैक्टर होता है वह हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जो जी फैक्टर होता है यह सभी क्षेत्रों में होता है, और जो एस फैक्टर होता है यह विशेष क्षेत्रों में होता है। और जी फैक्टर क्या होता है, आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, और जो एस फैक्टर होता है अभ्यास से प्रभावित होता है। और क्या होता है, यह जो एस फैक्टर है इसको हम अभ्यास से बदल सकते हैं, अपने इंक्रीज कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा हम इंक्रीज कर सकते हैं। यह क्या होता है, आनुवांशिकता से मिलता है, मतलब हमारे माता पिता पूर्वजों से मिलता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत के बारे में। तो लुइस थर्स्टन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता के बारे में बताया। उन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में भी बताया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। या इन्होंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है कि शाब्दिक बोध, वेरिएबल कंप्रिहेंशन, शब्दों तथा संप्रेत्यों तथा विचारों के अर्थ को समझना शाब्दिक बोध कहलाता है। संख्यात्मक योग्यता, संख्यात्मक तथा अभिकल्पनात्मक कार्यों में गति और परिशुद्धता का कौशल करना। स्थानीय योग्यता, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रतिरक्षण करना, और प्रत्येक संबंधी विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता। तार्किक योग्यता, तर्क युक्त चिंतन की योग्यता, स्मृति, सूचना एवं पुनः स्मरण करने की शुद्धता, शब्द प्रभाव, शब्दों का प्रभाव तथा नम्रता के साथ उपयोग करने की योग्यता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की ओर चर्चा करते हैं। जो थॉर्नडाइक का जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत था, उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया। तो इसके बारे इन्होंने 3 स्वतंत्र योग्यताओं के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो बुद्धि होता है वह मूर्त बुद्धि होता है, और दूसरा बताया अमूर्त बुद्धि के बारे में, और तीसरा बताया सोशल सामाजिक बुद्धि के बारे में। कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने जो 3 बुद्धि के बारे में बताया थॉर्नडाइक ने। चलिए आगे इसके और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। कंक्रीट इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया कि मूर्त बुद्धि जो है, यांत्रिक बुद्धि जो है, यह वास्तविकता को समझने की एवं प्रतिक्रिया देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता है, जिसमें यह बुद्धि विकसित होती है। यह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेते हैं। उन्होंने बताया कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस बुद्धि में महारत हासिल होते हैं, जिसमें तो वह क्या होते हैं, यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेते हैं। उसका जो रुचि होता है वो मशीनों से के साथ होता है और यंत्रों के साथ होता है, मशीनों के आगे चलते इसमें देखते हैं क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो बुद्धि इंटेलिजेंस होते हैं, यह शब्दों, संख्याओं तथा प्रतीकों को समझने की क्षमता है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। जैसे इस बुद्धि में जो इंटरेस्ट मतलब जो रुचि लेते हैं वो शिक्षक होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, दार्शनिक होते हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो अमूर्त में क्या आ गया, शिक्षक आ गया, वकील आ गया, डॉक्टर आ गया, दार्शनिक आ गया, और इसके अंतर्गत और कुछ भी आते हैं, चित्रकार आ गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम। सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। जो सोशल इंटेलिजेंस होता है इसके बारे में भी देखते हैं हम। तो इसका संबंध व्यक्ति और सामाजिक कार्यों से होता है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, उसको लोगों से मिलना अधिक पसंद होता है, वह समाज से अच्छी बातें करते हैं, समाज के लिए सोचते हैं और समाज की उन्नति के लिए सोचते हैं। तो इस तरह का जिसके अंदर बुद्धि होता है वो क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है, सामाजिक बुद्धि कहलाता है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के गुण क्या होते हैं। आप देखिए यहाँ पे बुद्धि का क्या गुण हुआ। लेवल 1 में इन्होंने बताया कि लेवल 1 जो होता है ना, यहाँ पर देखते हैं स्तर 1 किसी कार्य को संपादित करने में कठिनाई की सीमा को व्यक्त करता है। यदि देखते हैं कि आपको यदि कोई कार्य करने में कठिनाई हो रहा है तो वह क्या करता है, लेवल 1 में करता है। चलिए दूसरा है रेंज के बारे में विस्तार, कठिनाइयों के निश्चित स्तर पर अनेक कार्य जिन्हें हम कर सकते हैं। क्या यदि हमारे पास कोई कठिनाई है, उस स्तर पर अभी यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो यह लेवल 2 में बताया गया है। एरिया, क्षेत्र के बारे में, प्रत्येक स्थितियों की कुल संख्या जिनके प्रति अनुक्रिया करने में व्यक्ति समर्थ होता है। चौथा है स्पीड, जिसमें हम परीक्षण के विभिन्न पदों के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ है
ऑर्थर जेन्सन ने क्या बताया? ऑर्थर जेन्सन बुद्धि का पदानुक्रम मॉडल दिया। इन्होंने बुद्धि के 2 स्तरों के बारे में बताया, 2 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। पहला लेवल उन्होंने बताया कि सहचार अधिगम, एसोसिएटेड लर्निंग, आगत और निर्गत समान रट कर लिया जाने वाला अधिगम, रोट लर्निंग के बारे में इन्होंने ऑर्थर जेन्सन ने बताया। लेवल 2 में उन्होंने बात किया कि संज्ञानात्मक सोच क्षमताएँ जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं, जैसे कॉग्निटिव ऑफ द हाई, आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तन करना। तो इस तरह के बुद्धि के बारे में ऑर्थर जेन्सन का कहना था। उन्होंने बुद्धि के 2 स्तरों के बारे में बताया, लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में बताया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, तो त्रिविमीय मॉडल दिया इन्होंने, त्रिविमीय मॉडल, और ये कौन दिया? गिलफोर्ड ने दिया। तो बुद्धि के त्रिविमीय जो बुद्धि संरचना के बारे में गिलफोर्ड ने बताया। उन्होंने सबसे पहला बताया कि संक्रियाएं होती है, क्या होती है? प्रक्रियाएं होती है, उत्पाद होता है, और विषय वस्तु के बारे में उन्होंने बताया। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले जो कंटेंट होता है, इसके बाद प्रोडक्ट होता है, इसके बाद कंटेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और तीसरा है ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे। तो पहला क्या है? ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। यहाँ पर कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। तो इन्होंने बताया इनके अंतर्गत कंटेंट के अंतर्गत विषय वस्तु क्या होता है? कंटेंट के अंतर्गत क्या होता है? विषय वस्तु। यदि इसका हिंदी देखें हम तो क्या होगा? विषय वस्तु होगा। वह सामग्री या सूचना जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करना होता है। यदि कोई मतलब कि वह सामग्री है और उस पर यदि कोई बौद्धिक क्रिया कर रहा है, उसके बारे में कुछ माइंड में सोच रहा है, तो यह क्या हुआ? कंटेंट हो गया। तो इसमें क्या होता है? विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है, श्रवणात्मक होता है, सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है, सेमेट्रिक होता है, अर्थ विषयक होता है, बिहेवियर होता है, मतलब व्यवहारिक होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उत्पाद के बारे में देखते हैं। इनमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण करता है। इनमें क्या होता है? यूनिट होता है, इसके बाद क्लास होता है, इसके बाद रिलेशन होता है, सिस्टम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इम्प्लीफिकेशन होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ऑपरेशन के बारे में संक्रिया का मतलब कुछ प्रक्रिया करना, बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, इसको क्या बोलेंगे? बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं बोलेंगे। इनमें क्या होता है कि कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग होता है, स्मृति अभिलेखन होता है, मेमोरी रिटेंशन होता है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है, और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन भी होता है। इवोल्यूशन के बारे में मतलब सोचता है। तो इन सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो संक्रियाएं के अंतर्गत आता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं और ठोस और तरल बुद्धि के बारे में भी चर्चा करते हैं। फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या है? फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस के बारे में रेमंड बी कैटल ने दिया फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया कि जो तरल बुद्धि होते हैं उनके बारे में आइए देखते हैं क्या है। उन्होंने तरल बुद्धि के बारे में बताया। तो यह बुद्धि सभी प्रकार की तार्किक समस्याओं को हल करने में सहायता करती है और नई समस्याएं को बिना किसी पूर्व ज्ञान के हल निकालने की योग्यता है। जन्मजात एवं प्राकृतिक तत्व है जो व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। चलिए दूसरा है क्रिस्टल इंटेलिजेंट ठोस बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया। तो यह तत्व व्यक्ति को पूर्व कौशल ज्ञान अनुभव जो उसने वातावरण से अर्जित किया है उनका उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने जो वातावरण से अर्जित किया है उनका जो उपयोग करते हैं वो क्या हुआ? ठोस बुद्धि हुआ। अनुभव पर आधारित होने के कारण समय के साथ व्यक्ति में इस बुद्धि का विकास होता है। और क्या होता है? अनुभव के आधारित होने के साथ समय के साथ इसमें क्या होता है? व्यक्ति के अंतर्गत इस बुद्धि का विकास होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत। त्रिपाचीय सिद्धांत क्या है? बुद्धि का त्रिपाचीय ट्रायकिक आप देखिए स्टनबर्ग ने दिया। यह 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया। बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अनुकूल होता है, अपने तथा समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है, उन्हें परिवर्तित करता है।
इन्होंने बताया इंटेलिजेंस के बारे में, यहाँ पर देख रहे होंगे, एनालिटिकल के बारे में बताया, क्रिएटिव के बारे में बताया, प्रैक्टिकल के बारे में बताया। फिर एनालिटिकल से क्या हुआ, पीरियर नॉलेज आया। फिर क्रिएटिव से क्या हुआ, नोवेलेटरी प्रॉब्लम आया। फिर इसमें प्रैक्टिकल से क्या हुआ, एडेप्टेशन आया। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर दिया है एनालिटिकल में विश्लेषणात्मक और क्रिएटिव में सृजनात्मक और प्रैक्टिकल में व्यवहारित्मक या सांदर्भिक बुद्धि। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम। यहाँ पर विश्लेषणात्मक और घटिया बुद्धि के बारे में देखते हैं। एनालिटिकल कंपोनेंटल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन तुलना करना। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम। यहाँ सृजनात्मक बुद्धि के बारे में भी देखते हैं। अनुभविक बुद्धि कहते हैं समस्या समाधान हेतु पूर्व अनुभव का उपयोग करना और खोजना, आविष्कार करना। आगे की ओर देखते हैं हम व्यवहारिक के बारे में। जो व्यवहारिक होता है, सांदर्भिक होता है, दिन प्रतिदिन आने वाले ज़रूरतों को पूरा करना, वर्तमान पर्यावरण में शीघ्र अनुकूलन, पर्यावरण में आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करना। चलिए यहाँ आगे की ओर देखते हैं हम। यहाँ बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हम आने वाले क्लास में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही। तो आने वाली क्लास में हम बहुबुद्धि का सिद्धांत को देखेंगे और उस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे जो पहली बार विजिट किए हो हमारे चैनल पर, कृपया कर आपसे यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।